ऑल राइट, चलिए। एफएम पढ़ते पढ़ते अभी हम हमारे सिलेबस और हमारे क्लास का फोर्थ चैप्टर हम यहाँ पे कंप्लीट करना चाहेंगे, शुरू करना चाहेंगे। सो अभी तक के सफर में एक चीज समझ लो आप लोग, फोर्थ मतलब नंबर ऑफ चैप्टर्स वी कवर्ड, आई मीन टू से फोर्थ वाला। वैसे सीरियल नंबर वाइज अभी सिक्स्थ चैप्टर हम देखने वाले हैं, लेवरेजेस, ठीक है। अब भाई साहब यहां तक हमने जो चैप्टर्स किए वो है डिविडेंड डिसीजंस। वी फर्स्टली पिक्ड अप डिविडेंड डिसीजंस, देन फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये थर्ड चैप्टर है क्या अपना? ओके, दिस इज द थर्ड चैप्टर वी आर पिकिंग अप, लेवरेजेस। अब इन सब में देखो, यहां से पढ़ते पढ़ते आपको एक ध्यान में आया होगा, यू नीड टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको कंसेप्ट अगर समझा होगा, क्वेश्चन पढ़ना अगर आ गया, तो सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बात ये समझ लो आप लोग, ठीक है। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे कंसेप्ट पढ़े बगैर ही उसको सॉल्व करना चालू कर देते हैं। अब हर जगह पे ना अलग अलग मेथड दिया है, सजेस्टेड आंसर हर जगह पे अलग अलग तरीके से सॉल्व करके दिए। यू नीड टू डेवलप योर ओन तरीका, एक पर्टिकुलर पैटर्न में उसको लाना पड़ेगा, तो मतलब आएगा। नहीं तो हर बार क्या है, अलग अलग दिखेगा, अपने को लगेगा बहुत अलग अलग चीजें पढ़ना है, ऐसा नहीं है। और वो मैंने चैप्टर जो है डिविडेंड्स का प्लस कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इसमें आपको इलस्ट्रेट करवा दिया कि भाई देख, वो चैप्टर जब हमने डिविडेंड डिसीजंस पढ़ा था ना, उसी में हमने ये कॉस्ट ऑफ इक्विटी पढ़ लिया था, बस उसके कैलकुलेशन रिपीट करने थे चैप्टर 4 में, इन द नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ठीक है। बाकी सब सेम था। तो ये बात समझो, ये आपको कोई बताए नहीं बताए, मैं बताना चाहूंगा, सिलेबस को अगर लिंक कर दिया जाए तो चीजें है ना छोटी हो जाती है, कम हो जाती है। स्मार्ट स्टडी जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब अगर आपको स्मार्ट स्टडी करते आया तो आप कुछ चीजों पे डोमिनेंस ला सकते हो, कंट्रोल ला सकते हो, ठीक है। तो वी स्टार्ट विद द पार्ट लेवरेजेस। आपके सामने थ्योरेटिकल नोट्स है, इसके प्रिंट आउट आपको मिल जाएंगे कल। लेवरेजेस, अब बेसिकली लेवरेजेस का मतलब क्या है, और यहाँ पे मैंने कुछ नोट लिख के दिया है आपको। ऑथर्स नोट में क्या बोला है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग वे वाला रिवाइज करना है बिफोर यू हेड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। और ये भी बोला है चैप्टर 4 के बाद हम यहाँ पे आएंगे, थ्योरी नोट्स में बोला है ये, ठीक है। ये मैंने नोट्स दे दिए मेरी तरफ से। अब इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वेल्थ। देखो आप लोग जब डिविडेंड डिसीजंस कर रहे थे ना, तो उसमें ना इन्वेस्टर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रहे थे। उसका प्राइस बढ़ेगा तो उसका वेल्थ मैक्सिमाइजेस है, उसके पास जो शेयर है वो उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब वेल्थ बोले तो मार्केट वैल्यू, एग्जैक्टली P0 पे अपन ने बात करा था, ठीक है। नेक्स्ट, अब वैल्यू इज डायरेक्टली रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड इनवर्सली रिलेटेड टू एक्सपेक्टेशंस ऑफ द इन्वेस्टर। मतलब अपन ने एक डिस्कशन भी करा है कि ना डायरेक्टली ये नहीं होता है, लाइक कंपनी का परफॉर्मेंस डायरेक्टली शेयर्स पे कनेक्टेड नहीं होता है, वो भावनाओं की वजह से कनेक्ट हो जाता है। तो कैसे, वैल्यू डायरेक्टली रिलेटेड टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो वैल्यू भी ऊपर जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर के अगर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है किसी चीज से, तो वो प्राइस कम देना चाहेगा। एक्सपेक्टेशंस कम है तो वो प्राइस ज्यादा देना चाहेगा। यू माइट हैव है ना गेटिंग रिकॉल्ड बॉन्ड वैल्यूएशन, आप जितना ऑफर कर रहे हो उससे कम अगर उसको चाहिए तो वो फेस वैल्यू से ज्यादा पैसे दे रहे हैं, ज्यादा चाहिए तो कम दे रहा है, एग्जैक्टली। सो ये हुआ एक पार्ट। अब लेवरेज बोले तो क्या, इसका मतलब है इन्फ्लुएंस और पावर। किसी के पास लेवरेज है मतलब उसके पास वो पावर है या उसको इन्फ्लुएंस करते आता है लोगों को। अब यहाँ पे इन फाइनेंशियल एनालिसिस लेवरेज रिप्रेजेंट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ वन फाइनेंशियल वेरिएबल ओवर सम अदर रिलेटेड फाइनेंशियल वेरिएबल।
You might be recalling factors affecting demand. Factors affecting demand: price of the commodity, price of the related commodity, future expectations, income of the, है ना, कंज्यूमर, ये चीजें डिमांड को अफेक्ट करती है. तो इन फैक्टर्स के पास क्या है? पावर है. ये अफेक्ट कर रहे हैं कमोडिटी का डिमांड. सेम वे यहां पे वन फाइनेंशियल वेरिएबल इज अफेक्टिंग अदर. कैसे? देखो, कॉस्ट, आउटपुट, सेल्स रेवेन्यू, या फिर अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड अर्निंग पर शेयर एटीसी. वेरिएबल्स कौन से हैं इसमें जो अफेक्ट हो रहे हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं? ये सब लिस्ट एक ही जगह दिया है. ठीक है. एक बार अपन स्टेटमेंट बना लेंगे अपना, रिकॉल कर ले. अभी लिखो मत कुछ भी. रिवीजन ये वाला लिख लो साथ में. स्टेटमेंट याद है आपको पहले से? चलो लिखते चलो. सेल्स, फिर वेरिएबल कॉस्ट, क्या बचेगा फिर? कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट माइनस कर देंगे यहां से. फिर मिलेगा आपको ईबीआईटी. इसको बोलने का ऑपरेटिंग प्रॉफिट. क्या बोलने का इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ठीक है. लेस इंटरेस्ट. अब जो बचेगा इसको बोलेंगे ईबीटी. फिर टैक्सेस माइनस कर दो, कॉर्पोरेट टैक्सेस या फिर इनकम टैक्स. ईएटी और पैट, आइदर वे यू कैन कॉल इट एज. हाँ, अब उसमें से क्या जाएगा? क्या बचेगा यहाँ पे? अर्निंग्स फॉर इक्विटी होल्डर्स. उसमें से आप क्या पे करोगे? डिविडेंड डिक्लेयर. क्या बचेगा फिर? रिटेन्ड अर्निंग्स. यहां तक आ गए. अब भाई साहब, अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अपन ले लेते हैं. नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग. आउटस्टैंडिंग बोले तो इशू करके रखे अपन ने, बरोबर. तो यहां पे क्या मिलेगा? ईपीएस मिल सकता है क्या? कैसे? के डिवाइड बाय एन, बरोबर. ईपीएस मिल जाएगा. ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, इस पूरे इसमें जो चेंज नहीं होती है वो दो कॉस्ट कौन सी है? इंटरेस्ट भी फाइनेंशियल फिक्स्ड कॉस्ट है ना.
अनलेस एंड अनटिल यू मतलब फिक्स कॉस्ट ये देना तो है ना तुमको, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स होएगा। अब देखो बात क्या है, सेल्स में अगर चेंज होता है तो ईपीएस में चेंज होगा कि नहीं होगा? फिक्स कॉस्ट जैसे को वैसा रखा, इंटरेस्ट जैसे को वैसा रखा, प्रेफरेंस डिविडेंड जैसे को वैसा रखा, लेकिन सेल्स अगर चेंज हो जाता है तो क्या ईपीएस चेंज होगा? तो सेल्स में चेंज आने की वजह से ईपीएस में जो चेंज आ रहा है वो लेवरेज है। समझा? क्लियर है क्या? अब देखो मेरे को एक बात बताओ, एक्चुअल चेंज कहां पे आएगा पहली बार? अब कंट्रीब्यूशन में जो चेंज आएगा उसी को अगर पिक कर ले तो चलेगा क्या? क्योंकि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होने वाला है, वेरिएबल कॉस्ट का प्रपोर्शन फिक्स रहेगा। हाँ, इट इज फिक्स इन टर्म्स ऑफ टोटल परसेंटेज, है ना? तो वो अगर हटा दो तो क्या चेंज हो रहा है बाय द वे? फिर कंट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है, उसका इंपैक्ट कहां देखने मिलेगा? उसका फर्क ईबीआईटी पे देखने मिलेगा क्या? हम्म? तो भाई साहब अगर इन दोनों का कनेक्शन में लगाने की कोशिश कर दो, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी का, तो अगर मैं बोलूं सी डिवाइड बाय ई, तो दिस इज कॉल्ड एज ऑपरेटिंग लेवरेज। क्या? जैसा वैसा ही, कंट्रीब्यूशन ऊपर और ईबीआईटी नीचे, खत्म। कंट्रीब्यूशन चेंज होने से किस पे इम्पैक्ट आएगा? ईबीआईटी पे। तो कितना आ रहा है वो निकाल रहे अपन। यहाँ पे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने वाले अपन। डन। उसके बाद में बताओ इंटरेस्ट जैसे को वैसा रहेगा, ईबीआईटी निकालने के बाद इंटरेस्ट जैसे को वैसा ही रहेगा। तो मतलब ईबीआईटी और ईबीटी इसका कंपैरिजन कर सकते अपन। ईबीआईटी आणि ईबीटी। क्लियर है क्या? हम्म? डन। देखो आपको मैंने रिस्क सिखाया था क्या? रिस्क मतलब क्या? हम्म? रिस्क मतलब क्या सिखाया था क्या अपन ने? देखो रिकॉल करते हैं, रिस्क मतलब क्या? ये दो टाइप की रिस्क पढ़ी थी अपन ने, ठीक है? राइट, इनहेरेंट एंड वो थे रिस्क के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कौन से एरिया में रिस्क मिल सकता है वो बता रहा हूं, कौन से एरिया में रिस्क मिल सकता है वो बता रहा हूं। देखो
एक है ऑपरेटिंग रिस्क, एक है, एक काम करो, कलर भी वही यूज करो ऊपर वाले, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। क्लियर है क्या? अब ऑपरेटिंग रिस्क मतलब किससे एसोसिएटेड बताइए? देखो अगर बिजनेस नहीं चला तो जो डर लग रहा है ना भाई, बिजनेस चालू तो किया लेकिन अगर जितना सोचा है उतना नहीं चला तो कौन सा रिस्क है? ऑपरेटिंग रिस्क। जितना सोचा था उतना नहीं चला तो क्या आएगा? बिजनेस रिस्क। ये काई से एसोसिएटेड है? फिक्स्ड कॉस्ट। मतलब फिक्स कॉस्ट की वजह से भाई बिजनेस नहीं चला तो अपने आंग पे कौन सी कॉस्ट आएगी? फिक्स कॉस्ट। अगर बिजनेस नहीं चला तो अपन प्रोडक्शन करना बंद कर देंगे, लेकिन जो संक कॉस्ट है या जो लगा दिया है खर्चा वो तो अपने आंग पे आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद में फाइनेंशियल रिस्क, अगर प्रॉफिट्स इनफ नहीं रहे, अगर प्रॉफिट्स आर नॉट इनफ टू पे इंटरेस्ट तो फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है। मतलब आपको दो टाइप के रिस्क, एक ऑपरेटिंग यानी एक, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? कंबाइंड रिस्क। कंबाइंड रिस्क का फॉर्मूला है ऑपरेटिंग मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है। अब फॉर्मूला बहुत सिंपल है। ऑपरेटिंग रिस्क में पहले कंट्रीब्यूशन आता फिर ईबीआईटी आता, बस वही याद रखने का सीक्वेंस। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी। ईबीआईटी ऊपर आता ना, ईबीटी बाद में आता, तो ईबीआईटी डिवाइड बाय, तो कंबाइंड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ईबीआईटी, इनका दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है ना अपने को, तो ये रहा आपका कंबाइंड। डन? यहां तक डन? चलो कोई क्वेश्चन सॉल्व करें। फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया कैसा है क्या है, एक थॉट दिया, अब देखते क्या क्या है इसमें, फिर बचे वाला थ्योरी वापस पिक करते हैं। चलो मेजॉरिटी टाइम्स इस चैप्टर में ये फील आएगा कि अपन मार्जिनल कॉस्टिंग कर रहे हैं। ठीक है। सिर्फ मतलब है ही, मार्जिनल कॉस्टिंग का रिवीजन भी है ये चैप्टर, काफी सारी चीजें मार्जिनल कॉस्टिंग की ही है। ठीक है। इट ऑल्सो हैपन, जब मैं ये पढ़ा रहा था तो कुछ बच्चों ने ये भी बोला कि व्हाई डोंट यू टीच कॉस्टिंग अस। ये भी हो गया मतलब ऑनलाइन वाले बच्चों के साथ। मैं बोला नहीं यार, दूसरा आनंद पढ़ा रहा है, मैं नहीं पढ़ा सकता। हाँ हाँ, चलिए।
तो इलस्ट्रेशन 1, डेटा आपके सामने, यू हैव टू ट्राई इट। क्या क्या बोला है? A company produces and sells 10,000 t-shirts. The selling price per unit is 500. Variable cost is 200. Fixed cost is 25 lakh. Calculate operating leverage. If sales goes up by 10%, compute the impact on EBIT. सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसा करोगे बताओ? बस, नाइस नाइस, चलो रेडी। सिंपल सा है, अपना रेगुलर वाला फॉर्मेट यूज करेंगे आप लोग। चलिए साथ साथ मैं भी सॉल्व कर लेता हूं, आप भी सॉल्व करो। इलस्ट्रेशन 1, आंसर, ऑलराइट, अब सॉल्व करो। लाइट गया है, आई विल बी गेटिंग बैक टू यू। थैंक यू।